तो आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं, एक ऐसे इंसान की कहानी जो गुलामी से उठकर एक पूरे साम्राज्य का मालिक बन गया। जी हाँ, ये एक ऐसी नाटकीय कहानी है जिसमें अर्श से फर्श और फिर वापस अर्श तक का एक इनक्रेडिबल सफर है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना? आखिर कैसे कैसे एक गुलाम जिसे एक कीमत पर खरीदा गया था, वो पूरी दिल्ली सल्तनत की उसकी किस्मत को कंट्रोल करने वाला बन गया? बस इसी सवाल के साथ आइए इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं और समझते हैं उसके रुतबे और उसकी बेहिसाब ताकत के इस अजीब से विरोधाभास को। और वो कीमत थी 1000 दिनार। जी हाँ, यही वो कीमत थी जो मलिक काफूर के लिए चुकाई गई थी। उस दौर में सोचिए, ये एक बहुत बड़ी बहुत ही बड़ी रकम थी। और बस इसी वजह से उसे एक नाम मिला जो हमेशा के लिए उसकी पहचान बन गया, 1000 दिनारी। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं एकदम शुरू से, उसकी जड़ों से। जानते हैं कि आखिर वो गुजरात के बाजारों से निकलकर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की दुनिया में दाखिल कैसे हुआ। तो मलिक काफूर था गुजरात के खंभात इलाके का, और वो एक किन्नर था। अब देखिए, उस समय की सियासत में ना इस बात का एक अलग ही मतलब था। ये माना जाता था कि जिनके अपने वारिस नहीं हो सकते, वो सिंहासन के लिए कभी खतरा बन ही नहीं सकते, उनका कोई लालच नहीं होगा। और बस यही वजह थी कि 1299 में जब खिलजी के जनरल नुसरत खान ने उसे खरीदा, तो उसे सुल्तान के लिए कीमती और भरोसेमंद तोहफा समझा गया। अब यहाँ पर गुलाम शब्द को समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। देखिए, दिल्ली सल्तनत में जो सैन्य गुलाम होते थे ना, उनका मतलब बंधुआ मजदूर बिल्कुल नहीं था। ये लोग तो हाईली स्पेशलाइज्ड एसेट्स थे। उन्हें मिलिट्री टैक्टिक्स से लेकर स्टेट क्राफ्ट यानी शासन चलाने की कला, हर चीज़ में ट्रेन किया जाता था। और यही वजह है कि वे अक्सर पावरफुल कमांडर और राजनेता तक बन जाते थे। काफूर की तरक्की को समझने के लिए ये बैकग्राउंड समझना ही पड़ेगा। और काफूर ने बहुत ही तेजी से खिलजी को अपनी काबिलियत का कायल बना लिया। उसकी जबरदस्त इंटेलिजेंस, उसका करिश्मा और उसकी अटूट वफादारी, इन सब ने मिलकर उसे महल के गलियारों से सीधे सुल्तान के सबसे करीबी लोगों में, उसके इनर सर्कल में लाके खड़ा कर दिया। और जल्द ही वो खिलजी का सबसे भरोसेमंद सलाहकार बन गया। और इस बात की गवाही उस दौर के मशहूर इतिहासकार ज़ियाउद्दीन बरनी भी देते हैं। वो लिखते हैं कि अलाउद्दीन काफूर से इतना मोहित था कि वो उसकी हर बात मानता था। सोचिए जरा, सुल्तान को काफूर पर इतना भरोसा था कि सल्तनत के बड़े बड़े फैसले उसकी सलाह पर लिए जाते थे। ये बात दिखाती है कि सुल्तान किस हद तक काफूर पर निर्भर था। तो अब कहानी का रुख करते हैं काफूर के मिलिट्री करियर की तरफ। एक ऐसा जनरल जिसने न सिर्फ सल्तनत का खजाना भरा, बल्कि हिंदुस्तान का नक्शा भी हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। देखिए, काफूर ने दक्षिण में एक के बाद एक बिल्कुल तूफानी जीतें हासिल की। 1307 में उसने देवगिरी को दोबारा अपने अधीन किया, वो भी अपनी कुशल रणनीति से, बहुत कम खून खराबे के साथ। फिर 1309 में उसने वारंगल पर विजय हासिल की और काकतीय वंश को हरा दिया। बात यही नहीं रुकी। 1310 में होयसल साम्राज्य की राजधानी द्वार समुद्र को जीता और 1311 में तो वो भारत के सबसे दक्षिणी छोर मदुरै तक जा पहुंचा और पांड्य साम्राज्य को भी तहस नहस कर दिया। इन जीतों से सल्तनत को बेहिसाब दौलत मिली। और इन्हीं जीतों के बीच वारंगल की विजय से काफूर के हाथ लगा दुनिया का शायद सबसे मशहूर हीरा, कोहे नूर। और उसने ये बेशकीमती तोहफा अपने मालिक सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के कदमों में रख दिया। दक्षिण की इन शानदार जीतों ने काफूर का रुतबा इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि उसे सल्तनत का सबसे बड़ा ओहदा यानी मलिक नायब का पद दिया गया। ये उसकी पॉलिटिकल पावर का शिखर था। तो ये मलिक नायब आखिर था क्या? इसका सीधा सा मतलब था डेप्यूटी सुल्तान, साम्राज्य का दूसरा सबसे शक्तिशाली पद। यानी सुल्तान की गैर मौजूदगी में सल्तनत के सभी मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों पर पूरा अधिकार मलिक नायब का होता था। और इस तरह काफूर दिल्ली सल्तनत का दूसरा सबसे ताकतवर इंसान बन गया। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ तब आता है जब सुल्तान की सेहत गिरने लगती है। अब काफूर की वफादारी की असली परीक्षा का समय था, और यहीं से धीरे धीरे उसकी एम्बिशन, उसकी लॉयल्टी पर हावी होने लगती है। और यहीं पर मलिक काफूर के दो बिल्कुल अलग चेहरे सामने आते हैं। एक तरफ था वो वफादार कमांडर, वो ब्रिलियंट स्ट्रैटेजिस्ट जिसने सल्तनत को बनाया, और दूसरी तरफ उभर रहा था एक सत्ता का भूखा, एक क्रूर साजिशकर्ता
जो सुल्तान की कमजोरी का फायदा उठाकर खुद सत्ता हथियाना चाहता था। देखिए, जैसे जैसे अलाउद्दीन खिलजी कमजोर होता गया, काफूर पर उसकी निर्भरता बढ़ती गई और काफूर ने इसी मौके का फायदा उठाया। उसने सुल्तान को उसके परिवार, उसके बेटों और वफादारों से पूरी तरह से आइसोलेट कर दिया, अलग थलग कर दिया। उसने सुल्तान को इस बात पर मना लिया कि वो अपने बेटों को उत्तराधिकार से हटा दे और एक ऐसे छोटे वारिस को चुने जिसे वो यानी काफूर आसानी से कंट्रोल कर सके। और अब कहानी पहुंचती है अपने सबसे नाटकीय और सबसे खतरनाक मोड़ पर। 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मौत के बाद जो हुआ, उसने सल्तनत को सचमुच हिलाकर रख दिया। खिलजी की मौत होते ही काफूर ने सत्ता पर कब्जा करने की अपनी क्रूर योजना को अंजाम देना शुरू कर दिया। पहला कदम, उसने खिलजी के एक दूध पीते बेटे शिहाबुद्दीन को एक पपेट सुल्तान बनाकर गद्दी पर बिठा दिया। दूसरा कदम, उसने खुद को रीजेंट घोषित कर दिया, यानी सारी असली ताकत अब उसके हाथ में थी। और तीसरा कदम, उसने खिलजी के बड़े बेटों खिज्र खान और शादी खान को अंधा करवाकर कैद कर लिया ताकि कोई और दावेदार बचे ही ना। 35 दिन उसका ये आतंक का राज सिर्फ 35 दिनों तक ही चल सका। सोचिए, सालों की मेहनत से हासिल की गई सत्ता बस चंद हफ्तों में ही उसके हाथों से फिसल गई। आखिर में उसकी एम्बिशन ही उसका पतन बन गई। अलाउद्दीन खिलजी के पुराने वफादार अंगरक्षक, जो अपने मालिक के परिवार के साथ हुए इस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर सके, उन्होंने ही एक रात काफूर की हत्या कर दी। तो आखिर में ये सवाल फिर से हमारे सामने खड़ा होता है, मलिक काफूर की असली विरासत क्या है? क्या उसे एक साम्राज्य निर्माता के तौर पर याद किया जाना चाहिए जिसने दिल्ली सल्तनत को दक्षिण तक पहुंचाया, या फिर एक विश्वासघाती के तौर पर जिसने अपने मालिक के खानदान को ही धोखा दे दिया? उसकी विरासत इन्हीं दो पहलुओं के बीच कहीं उलझी हुई है।